A very good morning to all my dear students. Today we are starting our 8th lecture in which we will deal with colligative properties and want of factor. लेक्चर नंबर 8 के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बात होगी। पूरी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, और जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो कौन होगा, वांट ऑफ फैक्टर। आप समझेंगे हम इसे कैसे। स्टूडेंट्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम किन्हें बोलते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए आपको मैं अलग से कुछ बातें बताता हूँ। जब हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। एक सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है? बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है हमारी। किसी एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो कंडक्टिविटी मतलब आयंस कितने फ्लो करा सके इलेक्ट्रिसिटी के अबाउट में, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक सॉल्यूशन के अंदर होती है। ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनके बारे में हम अंदर बात करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ देंगे जब हम। फिलहाल ये है कि हमारा कि एक सॉल्यूशन के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है, अब ये कहाँ से आती है। मेन हमारा क्या टॉपिक है कि सॉल्यूशन के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये प्रॉपर्टीज़ हमारी कहाँ से आती है। अब एक सॉल्यूशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ आती है, सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज़ किस बात पर डिपेंड करती है वो देख लेते हैं एक बार। जो मैं आपको ये अलग से बात बता रहा हूँ ना, ये हमारे पेपर में एग्जाम में कभी भी नहीं आती है। केवल ये आपको किसे समझाने के लिए है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। एक सॉल्यूशन के अंदर जो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है। सबसे पहला किस पे डिपेंड करती है वो हमारी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सेकंड नेचर ऑफ सॉल्यूट, थर्ड इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट अब स्टूडेंट्स देखो, अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जब एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम सॉल्यूट डालते हैं ना, तो सॉल्यूट कितना डाला गया है, क्या इस बात पे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती होगी कि आपने अमाउंट थोड़ा डाल दिया तो उसमें प्रॉपर्टीज़ उस टाइप की थोड़ी आई होगी जो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट होती है अमाउंट से। नेचर ऑफ सॉल्यूट का क्या मीनिंग है हमारा? नेचर मतलब हमने किस टाइप का सॉल्यूट डालना है, जैसे मैं एक बार तो मैं Na डाल दूँ और एक बार मैं एज अ सॉल्यूट Mg डाल लूँ। ये दो अलग अलग सॉल्यूट है ना, तो इनकी नेचर भी अलग अलग होगी। नेचर मतलब इसकी प्रॉपर्टी अलग है और इसकी प्रॉपर्टी यानी कि इसका बिहेवियर सॉल्यूशन के अंदर अलग है और इसका बिहेवियर सॉल्यूशन के अंदर अलग है। ये बात डिपेंड करेगी ना। जैसे आप मिल्क के अंदर एक बार तो शुगर ऐड करो और एक बार आप NaCl ऐड करो, ठीक है ना। ये मिल्क हमारा सॉल्वेंट है, शुगर और NaCl एज अ सॉल्यूट है। अगर आप एक बार शुगर ऐड करोगे तो सॉल्यूट की नेचर एक बार शुगर है और एक बार नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, NaCl है। इन दोनों का बिहेवियर सॉल्यूशन के अंदर अलग होगा तो सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगी। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का सॉल्यूट उसके अंदर मिक्स करते हैं। थर्ड, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हमने मिल्क लिया है क्या उसकी अमाउंट डिपेंड नहीं कराती होगी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पर। मतलब ये समझो कि जैसे हमने मिल्क लिया है, अब मिल्क हमने कम लिया और हमने सॉल्यूट ज़्यादा डाल दिया। एक बार मैं क्या करूँ, मिल्क ज़्यादा ले लूँ और फिर उसमें सॉल्यूट कम डाल दूँ, तो प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी दोनों टाइम पर। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट किस टाइप का है। एक बार मैं सॉल्वेंट मिल्क ले लूँ, उसमें शुगर ऐड करके देखूँ। एक बार मैं सॉल्वेंट हमारा वाटर ले लूँ और उसमें शुगर ऐड करके देखूँ, तो क्या प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी या नहीं होगी? बिल्कुल अलग होगी ऑब्वियसली। तो ये तो सिंपल सी बात है ना। तो एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। इट मे बी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड दोज प्रॉपर्टीज़ which depends upon the amount of solute only. Those properties which depends upon the amount of solute only.
दे आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। एक सॉल्यूशन की वे प्रॉपर्टीज़ जो केवल अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हो। किस पे डिपेंड करती हो? अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। जो सोल्यूट हम उसमें मिक्स कर रहे हैं वो सोल्यूट कितना है, वो सोल्यूट की अमाउंट कितनी है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये जो प्रॉपर्टीज़ इनसे होती है किसी सॉल्यूशन के अंदर, जो सोल्यूट के नेचर के कारण हुई है, सॉल्वेंट की अमाउंट के कारण हुई है, सॉल्वेंट की नेचर के कारण हुई है, वो प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर में हमें मतलब हमारा टॉपिक नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ तक ये समझ आया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी वे प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, जो हमारी अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। नोट डाउन द डेफिनेशन प्लीज, नोट डाउन द डेफिनेशन प्लीज। दोज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, दोज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन which depends upon, those are the properties of a solution which depends upon amount of solute only, amount of solute only, they are called colligative properties। अब आप यहाँ पे देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, मैंने क्या किया, एक्स मोल पोटेशियम आयन को एक सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया और एक्स मोल कैल्शियम को भी डिसॉल्व किया एक अलग सॉल्यूशन के अंदर। मतलब एक सॉल्यूशन हमारा ये है जिसमें हमारा एक्स मोल किसके है, हमारे कैल्शियम के है, और एक सॉल्यूशन हमारा वो है जिसमें हमारे एक्स मोल किसके है, पोटेशियम के है। मतलब एज ए सॉल्यूट हम मिक्स कर रहे हैं उसमें। अब क्या इन सॉल्यूशन की जो दो ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गए हमारे, ये अलग होगा और ये अलग होगा, क्या इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सेम होगी? एक तो ये समझना है हमें। और मैंने एक्स मोल पोटेशियम कंबाइन किया और वाई मोल कैल्शियम पोटेशियम कंबाइन किया। अब यहाँ पे भी दो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गए हमारे, ये अलग किया और ये अलग किया, तो क्या इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीपी डेट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो इनकी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम होगी क्या? अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेनली डिसाइड कौन करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि उस सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। अब यहाँ पे देखो आप इस वाले केस में एक्स मोल पोटेशियम और एक्स मोल कैल्शियम, हमें इससे कोई मीनिंग नहीं है कि वो हमारा सोल्यूट किस टाइप का है, नेचर क्या है उसकी। यहाँ पे पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये दो अलग अलग नेचर के है ना, इससे डिपेंड नहीं करती कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ करें कि आपने कितना मिक्स किया। मैंने दोनों ही केस में एक्स कंबाइन किया, मतलब कितना, दोनों में सेम है ना, और जब उनकी अमाउंट दोनों की सेम होगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हमारी सेम ही होगी। यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट क्या है, सेम है, बट नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती वो प्रॉपर्टीज़ केवल उनकी अमाउंट पे डिपेंड करती है। यहाँ पे आपने एक्स डाला, यहाँ पे आपने वाई डाला, दोनों की अमाउंट अलग अलग कर दी ना, तो इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि आप कितना सोल्यूट ऐड करते हो और उस सोल्यूट को ऐड करने के बाद उस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। अब उस अमाउंट ऑफ सोल्यूट की वजह से जो प्रॉपर्टी डिसाइड होती है सॉल्यूशन के अंदर, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जितनी भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मेनली कितनी है हमारी, चार, मेनली कितनी है हमारी, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि चारों के चार यही क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम बात करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है हमारी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी। देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, नोट डाउन प्लीज, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई। सेकेंड RLVP, मैं कंप्लीट नेम जब इसे पढ़ाऊंगा ना तो तब बताऊंगा स्टूडेंट्स। RLVP, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure। Third is elevation in boiling point, elevation in BP,
फोर्थ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ, जिनकी रिप्रेजेंटेशन है हमारे। इसका है बच्चों हमारा डेल्टा पी अपॉन पी नोट, इसका क्या है हमारा डेल्टा पी अपॉन पी नोट। देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज: ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नोट डाउन प्लीज स्टूडेंट्स। जो हमारे मतलब ये होता है ना कि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का क्लासिफिकेशन कर दिया कि हमने देख लिया कि हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, तो हमें लगता है कि प्रॉपर्टीज़ पता नहीं कैसी हुई होगी, हमारी कोलिगेटिव कैसे है। ये भी प्रॉपर्टीज़ है जो अमाउंट की वजह से इफेक्ट होती है, और जो प्रॉपर्टी अमाउंट की वजह से मतलब अस्तित्व में आती है, एग्जिस्टेंस में आती है, जो प्रॉपर्टी भी होती है वो हमारी, वही हमारी क्या हो जाती है कोलिगेटिव। अब जब आप इन्हें समझ लोगे ना तो आपको ये लगेगा इनसे आसान तो कुछ चीज़ है ही नहीं हमारी, और इनके अंदर से 100% न्यूमेरिकल आता है, 100% का मीनिंग आता ही है। तो ये तो आपको कवर करना है, ठीक है ना। अभी हम इन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक प्रॉब्लम है हमारे पास में। वो प्रॉब्लम क्या है कि वो देख लेते हैं एक बार। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मतलब जो हमने सॉल्यूट ऐड किया है उसकी वजह से जो एग्जिस्टेंस में आती है, वो प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। वन टॉप फैक्टर, वन टॉप फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आई, इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आई। स्मॉल आई की जहाँ पे भी बात होगी वो हमारा क्या होगा, वन टॉप फैक्टर इन द चैप्टर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्या चीज़ है हमारी। वन टॉप इज ए साइंटिस्ट, वन टॉप इज अ साइंटिस्ट। ये एक साइंटिस्ट का नाम है वन टॉप, जिन्होंने एक फैक्टर दिया है आई, उन्हीं के नाम पे इसका कंप्लीट नाम रखा गया है वन टॉप फैक्टर। वन टॉप फैक्टर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जीतने वाले साइंटिस्ट रहे हैं। 1900 ईस्वी के आसपास इन्हें क्या मिला है, पहला नोबेल प्राइज़ मिला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग में। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों केमिस्ट्री के अंदर दिया है। अभी हम जो इनका मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो सॉल्यूशन के अंदर क्या है वो देख लेते हैं एक बार। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। अमाउंट मतलब वो हमारे पास में अमाउंट, उसकी अमाउंट कितनी है, वो कितनी संख्या है हमारे पास में उसके हमारे पास में पार्टिकल्स कितने हैं, ये तो होता है ना अमाउंट कि उसके पार्टिकल्स कितने हैं। ओके, अब ये होता है कि जो हमारे सॉल्यूट होते हैं ना, इनका सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, अलग अलग बिहेवियर। इनका सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है बच्चों, अलग अलग बिहेवियर होता है। अभी देखते हैं हम ये क्या है हमारा। सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग बिहेवियर होता है। अब बिहेवियर होने का क्या मीनिंग है, जैसे हमने क्या किया, हमने 1 मोल NaCl एज अ सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किया, हमने NaCl का 1 मोल मतलब उसके एक पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम किसी प्रॉपर्टीज़ को, सॉल्यूशन की किसी भी प्रॉपर्टीज़ को जो इसकी वजह से डिसाइड होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टीज़, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, अगर हमें उसकी कैलकुलेशन करनी हो और कैलकुलेशन करने के लिए हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने की कोशिश करें कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी, तो हम एक्सपेक्टेड करेंगे हमारी इतनी वैल्यू आएगी। जैसे कैसे, आप भी समझो कि जैसे आप शुगर लेते हैं शुगर और मिल्क लेते हैं, अगर आप शुगर थोड़ा डालोगे तो एक्सपेक्टेड होगी कि हमारा जो दूध है ना उसका जो मीठापन है वो हमारा कमी होगा। शुगर के अमाउंट बढ़ाओगे तो मीठा सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा जो मिल्क है वो अब ज़्यादा मीठा होगा। तो एक एक्सपेक्टेड मान रहता है कि एक वैल्यू रहती है कि वो इतना मीठा हो गया होगा। सिमिलरली हमने एक पर्टिकुलर मोल NaCl का डाला तो एक कोई प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कुछ एक्सपेक्टेड होगी हमारी। बट अगर वो प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड से अलग हो जाती है,
एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग वैल्यू हो जाती है, तो ऐसे केस में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वन टॉप फैक्टर की। अब ये कैसे हो सकती है, उस सोल्यूट का उस सॉल्यूशन के अंदर बिहेवियर क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर उस सोल्यूट का बिहेवियर चेंज हुआ होगा। अब ये चेंज भी कैसे होता है, यही कौन समझाएगा हमें, ये कौन समझाएगा हमें, वन टॉप फैक्टर। नोट डाउन प्लीज some important point for the calculation of CP, for the calculation of CP one half factor I is required, ये क्या है स्टूडेंट्स, जब भी हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की कैलकुलेशन करनी होगी, जब भी हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी होगी, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वन हाफ फैक्टर की। और वन हाफ फैक्टर की होगी तो पहले ही हम क्यों ना वन हाफ फैक्टर को अलग से कंप्लीट क्लियर कर लें। तो देख लेते हैं एक बार कि हमारा वन हाफ फैक्टर क्या है। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा सॉल्यूट है, जो हम सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं, वो 3 टाइप का हो सकता है हमारा, मतलब वो प्रॉपर्टीज 3 टाइप की कैसे शो कर सकता है वो देखते हैं हम। एक तो सबसे पहला क्या, इट मे बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इट मे बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इट मे बी इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट। अभी पहले ही नहीं देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं। नॉन मतलब नहीं, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट। अब कोई चीज़ ऐसी होती है जो सॉल्यूशन के अंदर जाके ब्रेक नहीं होती, आयनाइज नहीं होती, टूटती नहीं है। जो चीज़ नहीं टूट सकती, जो आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जो आयन प्रोड्यूस करे ईजिली, वो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पे भी आपको आयन मिल जाए, जैसे आपने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड किया और वहाँ पे उसके आयन डिसोसिएट हुए, मतलब वो कंपाउंड डिसोसिएट हुआ, तो उसी कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आर द कंपाउंड्स विच ब्रेक्स इन द फॉर्म ऑफ आयन। जैसे NaCl, अब ये NaCl ऐसा है कि जैसे आप इसे वाटर के अंदर डालोगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में आयनाइज होगा। जैसे शुगर जो है ना, वो हमारा आयनाइज नहीं होता, मिक्स हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, ये आयनाइज होता है। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अभी बताऊंगा हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये 2 कैटेगरी होती है सॉल्यूट की। एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जाते क्या हो जाते हैं, आयंस की फॉर्म में आयोनाइज या डिसोसिएट हो जाते हैं। अब इसी रिगार्डिंग 3 केस बने हैं हमारे, इसी रिगार्डिंग हमारे क्या बने हैं, 3 केस बने हैं। कैसे, सबसे पहला बिहेवियर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैसे बिहेव करता है। एक होता है हमारा डिसोसिएशन, और एक होता है हमारा थर्ड इज एसोसिएशन। अभी बहुत इजीली समझ आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि नई चीज़ें होती है ना, तो टाइम लेता ही है। तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा पेशेंस रखें, अभी समझ आ जाएगा आपको। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ अलग से बातें बता देता हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर एक फॉर्मूला होता है M थियोरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमें इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं। जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम अब लास्ट ईयर में आप इसे पढ़ के आ चुके होंगे, बट अगर आप पढ़कर भी नहीं आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि आपको यहाँ से जो रिक्वायरमेंट होगी इतना मैं आपको बता दूंगा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉर्मूला हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ये हमारा वहाँ पे फॉर्मूला है। अब ये क्या है हमारा, इस फॉर्मूले के अंदर ये क्या है हमारा, M थियोरेटिकल M ऑब्जर्व्ड, थियोरेटिकल मास ऑब्जर्व्ड मास। ये क्या हमारा N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स
obtained from 1 मोल, obtained from 1 मोल। अल्फा क्या है हमारा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से समझाता हूँ, ये सारी वर्ड्स क्या है हमारे। अब आपने एज ए सोल्यूट किसी सोल्यूट को किसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया, अब समझना आप इसे, हर एक कंपाउंड का, हर एक सोल्यूट का जो हम उसे ऐड करते हैं उसका एक पर्टिकुलर मास होता है। जो मास हम देख रहे हैं, जो उसका मास हमारे पास में है, जैसे हमारे पास में ये एक चौक है, अब इस चौक का एक पर्टिकुलर मास होगा। अब इसका वेट कर ले, वेटिंग मशीन पर इसे जाकर रखे, उसका वेट आ जाएगा। जो इसका वेट आपको दिख रहा है वो इसका वेट क्या है हमारा? थियोरेटिकल मतलब जो हमें पता है। एक होता है ऑब्जर्व मास। मैंने जब फॉर्मेलिटी आपको पढ़ाई थी ना तब भी बताया था, बट एक बार फिर बता देता हूँ। इस सोल्यूट को मैं, अब इस चौक को आप सोल्यूट एज्यूम करें, इस चौक को मैं कहाँ पे? किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व कर देता हूँ। अब वहाँ पे जाके इसका मास चेंज हो गया, इट में बी इंक्रीज, इट में बी डिक्रीज, वो घट भी सकता है और वो बढ़ भी सकता है और उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ सकता। 3 पॉसिबिलिटी है, मतलब ये सेम का सेम रहे, अंदर जाकर इसका इंक्रीज कर जाए और इसका डिक्रीज कर जाए ड्यू टू एनी फैक्टर। अब जो अंदर जाने के बाद इसका जो मास होगा वहाँ पे वो क्या होगा? ऑब्जर्व मास, कि अंदर जाके इसका मास कितना रहा। ठीक है, एन बता देता हूँ, एन कैसे देखते हैं। जैसे मैंने 1 मोल NaCl लिया, कितना मोल है? 1, और इसे डिसोसिएट हो गया ये Na, तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस में टूट जाता है। तो हमारे अब 1 Na का आयन, 1 मोल Na है और 1 NaCl है। अब 1 मोल से कितने मोल प्राप्त हुए आपको? 1 मोल NaCl से कितने मोल प्राप्त हुए हैं? 2 मोल्स। तो यही क्या होगी इसकी N की वैल्यू। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1 मोल H2SO4 है मेरे पास में, तो इसके लिए N की वैल्यू कितनी होगी? आप इसे डिसोसिएट करें, ये तो एसिड है ना, तो 2H+ आयन और SO4-2 सल्फेट आयन देगा हमें। अब 1 मोल ऑफ H2SO4 से कितने मोल प्राप्त हुए हमें? 2 तो H+ आयन है हमारे पास में और एक SO4- है, टोटल कितने प्राप्त हुए हैं? 3। तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 होगी हमारी और यहाँ पे हमारी N की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी स्टूडेंट्स। तो N क्या होता है कि किसी एक सोल्यूट के 1 मोल से कितने मोल प्राप्त हुए, वो उसका क्या होगा? हमारा N होगा। अल्फा क्या है? अल्फा है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। मैं अब एक वर्ड यूज़ करूँगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की दर, टूटने की दर, स्पीड। देखो मतलब जैसे मैंने ग्लूकोज को सपोज करो किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला और वहाँ पे जाके ये बिल्कुल भी टूटा ही नहीं, ये वहाँ पे जाके बिल्कुल भी टूटा ही नहीं है। जब ये टूटा ही नहीं है तो मैं इसका अल्फा जो बोलूँगा, क्या बोलूँगा? 0। इसकी टूटने की जो डिग्री है वो क्या है? मतलब टूटने की जो इसकी क्षमता है वह कितनी है? 0 है, जब ये डिसोसिएट ही नहीं हुआ। जैसे आप क्या करो, ऑयल जो हमारा सरसों का तेल होता है, अब उस ऑयल को, मस्टर्ड ऑयल को आप क्या करो, वाटर के अंदर डाल दो, तो वो डिसोसिएट नहीं होता, फैल जाता है वहीं पे। और सपोज करो उसका अल्फा कितना है हमारा, मतलब डिसोसिएट नहीं हुआ। जब वो डिसोसिएट नहीं हुआ तो हम क्या बोल लगे, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी टूटने की जो दर है, जो उसकी डिग्री है वो क्या है? उसकी 0 है। ठीक है, तो कोई चीज़ कितनी टूटती है, जैसे सपोज करो हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो H+ आयन अधिक अमाउंट में देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन है ना, जो H+ आयन अधिक अमाउंट में देते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब वो टूटा ना, जब उसने H+ आयन दिए तो टूटा है, तो कितना टूटा है? इट में बी 100% डिसोसिएट, इट में बी 50% डिसोसिएट और इट में बी 1% डिसोसिएट। और ऐसा भी हो सकता है कोई चीज़ तो हमारी टूटती ही नहीं। ठीक है ना, जिसका अल्फा क्या होता है? 0, यानी कि वो डिसोसिएट नहीं होता है। और जिसका अल्फा 0 होगा, जो डिसोसिएट नहीं होगा, वही नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो हमारा क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जो 1% भी डिसोसिएट हो सकता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा। फिर भी उसकी कैटेगरी बनेगी, अगर वो उसका अल्फा कम है होती तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर उसका अल्फा बहुत ज़्यादा हाई है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हुई होगी कि ये क्या चीज़ है हमारी। अभी और डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। अब M थियोरेटिकल
अपॉन m ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आई। ये किसके इक्वल होता है? हमारे 1/2 फैक्टर के इक्वल भी होता है। अब ये मैं आपको समझाऊंगा कि इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे है, ये मैं आपको धीमे धीमे से समझा दूंगा। जैसे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में बढ़ते जाएंगे ना, तो ये आपको वैसे भी क्लियर होता जाएगा। 1/2 फैक्टर पढ़ने के बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा कि ये क्या फॉर्मूला है हमारा। ये बहुत आसान है, कोई इसमें मतलब कोई हार्ड नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। सबसे पहला जो केस हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जो हम केस पढ़ रहे हैं, केस फर्स्ट 1/2 फैक्टर के लिए। केस फर्स्ट, if solute is non-electrolyte, if solute is non-electrolyte, जो हमारा सोल्यूट है जो हमने ऐड किया है, अगर वो क्या हो, हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने का क्या मीनिंग है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने का मीनिंग ये है कि इसका अल्फ़ा जो होगा वो हमारा क्या होगा? 0 होगा। इसका अल्फ़ा क्या होगा? हमारा 0 होगा। ये कैसे समझे आप? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो डिसोसिएट नहीं होते हैं, और जो डिसोसिएट नहीं होगा उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी? 0। और जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो 0 होगी उसके लिए आई की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? उसके लिए 1/2 फैक्टर कितना होगा? आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फ़ा। ये हमारा आई का फॉर्मूला है। अगर किसी का अल्फ़ा 0 है तो ये इतने वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी? 0। तो आई की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 1। आई की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 1। अब सबसे ज़्यादा यही होता है, केस फर्स्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन आता है। अब उस क्वेश्चन में ऑटोमेटिक 1/2 फैक्टर इंक्लूडेड होगा। बस आपको समझना होगा कि 1/2 फैक्टर इसमें कैसे मर जाए। अब सपोज करो उसने बोल दिया कि 2 ग्राम ग्लूकोज इज़ मिक्सड। अब इससे आगे वो लैंग्वेज बनाएगा क्वेश्चन में, और कोई सी प्रॉपर्टीज हमारे से मेजर करा हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कोई भी प्रॉपर्टी आपसे निकलवाता है और उसमें 2 ग्राम ग्लूकोज वो मिक्स करता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन में वो 2 ग्राम NaCl मिक्स करता है। ठीक है, अभी हमें समझना है। अब इस क्वेश्चन में 1/2 फैक्टर ऑटोमेटिक इंक्लूड होगा। कैसे, वो समझे आप। एक बार ग्लूकोज है हमारा, एक बार हमारा NaCl है। एक बार ग्लूकोज है हमारा, एक बार कौन है हमारा? NaCl। अब इसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी 1/2 फैक्टर के लिए, क्योंकि ये भी हमारा सोल्यूट है और ये भी हमारा सोल्यूट है, तो इनकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी। जब इनकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो हमें निकाल के बतानी पड़ेगी कि कितनी आई है इनका आई कितना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट को कैसे पहचानेंगे। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको ये तो पता लग गया कि इसका अल्फा 0 है, इसका अल्फा 0 है, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो जितने भी हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए हमारी आई की वैल्यू कितनी है? 1 ही रहेगी। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम पहचानेंगे कैसे? हमें तो वहाँ पे कंपाउंड मिलेगा ना, 2 ग्राम ग्लूकोज, 2 ग्राम NaCl, तो कुछ ना कुछ सोल्यूट के रूप में कोई कंपाउंड है। हम कैसे पहचाने कि ये है या ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? तो ये आपने नोट किया होगा। हमारे मेनली बता देता हूँ जो मतलब मिलते ही रहते हैं, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है ना, माल्टोज, ये जो है ना हमारे, ये कंपाउंड्स हमारे मोस्टली हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में मिलते हैं। सबसे सिंपल पहचान क्या है हमारी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मोस्टली सभी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं। एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर बिहेव करेंगे तो उनका अल्फा 0 होगा। तो जितने क्वेश्चंस मोस्टली आए हैं उनमें हमेशा ये मिलता है, मोस्टली ये देखा गया है 99% केस में आपको ये 4 कंपाउंड मिलेंगे, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। एक आधा अगर कोई और अगर होगा तो अभी मेरे याद नहीं आ रहा है, वैसे क्वेश्चन देखेंगे ना तब आपको भी पता लग जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके लिए आई की वैल्यू आप हमेशा कितना रखोगे? 1। अभी मैंने यहाँ पे केस बनाया था शुगर वाला और NaCl वाला, तो जो ऊपर वाला था ना हमारा शुगर वाला, उसमें आई की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे? 1, क्योंकि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिहेव एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर आई विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको क्या रखना है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में
नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 1 रखनी है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, m थियोरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू 1। यही तो है ना हमारा, आई की वैल्यू हमारी कितनी आई है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, 1 आई है। अभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही बात हो रही है। इन द केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई इज इक्वल्स टू 1, देन वी कैन से m थियोरेटिकल इज इक्वल्स टू m ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये भी हमारा रिलेशनशिप है। जब हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो m थियोरेटिकल और m ऑब्जर्व्ड में हमारा क्या रिलेशनशिप होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, अब देखते हैं। अब ये हमारी चौक है। अब इस चौक को लो आप एक एज अ सोल्यूट की फॉर्म में, इसे आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये वहाँ पे डिसोसिएट नहीं हुई, सपोज करो उसमें ऐसे की ऐसी हुई उसमें पड़ी हुई है, ठीक है, ये नीचे जाके सेटल डाउन हो गई, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ है। जब इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो जब ये मतलब टूटी नहीं अंदर जाके, तो इसका जो आई है वो कितना होगा, 1 होगा ना। अब अगर 1 हुआ तो इसका m थियोरेटिकल m ऑब्जर्व्ड के बराबर होगा। ये क्या है ये समझो, देखो इसका जो मास है ना, जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई इसमें 20 ग्राम मास है, सपोज करते हैं। अब हमने इसे मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अगर ये डिसोसिएट नहीं हुआ तो इसके मास पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ने का। तो जितना हम बाहर समझ रहे होगे m थियोरेटिकल अंदर भी जाके उतना ही रहेगा, क्योंकि हमारा डिसोसिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तब जब कोई चीज़ डिसोसिएट नहीं होगी मतलब ना वो टूटी है ना वो जुड़ी है, मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो उसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। जब उसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का तो उसका m थियोरेटिकल किसके इक्वल होगा, m ऑब्जर्व्ड के, मतलब उसका जो थियोरेटिकल मास है उसके ऑब्जर्व्ड मास के इक्वल होगा। थियोरेटिकल जो हम समझ रहे हैं और ऑब्जर्व्ड जो अंदर जाके हुआ है। ओके, तो ये तो हमारा कब होता है, जब हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस हो। केस सेकंड क्या है हमारा, इन केस ऑफ केस सेकंड इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन का केस हो। अब ये पहचानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डिसोसिएशन कब होगा। पहचान लोगे आप, ज़्यादा हार्ड नहीं है हमारा। डिसोसिएशन का मीनिंग उसका अल्फा 0 के इक्वल नहीं होगा। डिसोसिएशन का मीनिंग उसका अल्फा 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट में जरूर टूटेगा। जब वो डिसोसिएशन नहीं है, जब किसी डिसोसिएशन का है तो अल्फा कुछ ना कुछ 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता हमारा, कुछ ना कुछ वैल्यू अल्फा की होगी। जब अल्फा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो हमें क्या है, केस 2 के अंदर हम 2 केस पढ़ते हैं। केस 2 के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं ए पार्ट, और फिर इसके अंदर पढ़ते हैं हम बी पार्ट। ए पार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरे क्या हम पढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्टूडेंट समझो, अभी ने डिसोसिएशन है तो अल्फा क्या होगा, 0 इक्वल तो होगा नहीं, वो टूटेगा जरूर। जब वो टूटेगा तो या तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। जैसे मैं बोलूँ कि अल्फा इज इक्वल्स टू 100%, अल्फा इज इक्वल्स टू 100%, वो 100% डिसोसिएट हुआ। जब वो टूट गया 100%, टूटने वाले क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और जब वो पूर्णतः टूट गया तो क्या हमारा स्ट्रॉन्ग, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो बहुत ही कम टूटते हैं, यानी कि इनका अल्फा क्या होता है, इनका अल्फा लो होता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि हम स्ट्रॉन्ग किस कब बोलते हैं, वीक कब बोलते हैं, किस अमाउंट पे जाकर बोलते हैं, बट ये ज़्यादा हमारे से पूछे जाते हैं। मतलब हमें तो बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जितने भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं हमारी, जितनी भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, अब स्ट्रॉन्ग कौन क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, हमारा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, हमारा ऑल टाइप ऑफ सोल्ट्स, जितने भी टाइप के हमारे सोल्ट है वो भी सारे के सारे किस में आते हैं हमारे, ये भी हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो परफेक्टली पूर्णतः कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड। जो बेस
कंप्लीटली डिसोसिएट होकर OH आयन देता है अधिक अमाउंट में, वो क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। सोल्ट तो वैसे भी आयोनाइज हो जाते हैं, आयंस देते हैं। तो ये सारे क्या हमारे, ये सारे हमारे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक मतलब स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड वीक बेसिस, वीक बेसिस। ठीक है, अब देखो मैं आपको बोलूँ कि H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इनके अल्फा कितना होगा हमारा 100%। अगर किसी का डिसोसिएशन 1% है तो किसकी कैटेगरी में आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी का डिसोसिएशन 99% है तो किस केस में आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी का डिसोसिएशन 100% है तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बताया मैंने, जब अल्फा हमारा कितना होगा 100%, जब अल्फा हमारा कितना होगा 100% होगा, तब ये हम उसे क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अभी आपको मतलब ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सॉल्ट है हमारे, ये नहीं आपको याद करने, बस आपको ये याद रखने हैं कि ये कैसे होते हैं। अभी मैं आपको और थोड़ा बताता हूँ इनके बारे में। जैसे आप समझो कि हमारे पास में H2SO4 है, हमने H2SO4 का 1 मोल लिया और इसका डिसोसिएशन कराया हमने, ये 2H+ आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हुआ हमारा। ओके, अब इसका जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो कितना है 100%। मतलब जैसे ही हमने डाला और ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा, आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर फैल गया। ठीक है, अगर किसी का अल्फा 100% है तो I इज इक्वल्स टू 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। अगर किसी का अल्फ़ा 100% है तो आप यहाँ पे 100% रखो, तो क्या मिलेगा आपको, I इज इक्वल्स टू 1 + n-1, 100/100%। को हटाने के लिए मैं क्या 100 लगा दूँगा, ये कैंसिल आउट। ये क्या बचा हमारा, I इज इक्वल्स टू 1 + n-1, ये बचा ना हमारा, ये 1 हो गया और ये बचा होगा अब टोटल हमारा। तो क्या 1 से 1 कैंसिल, तो I इज इक्वल्स टू n, I इज इक्वल्स टू n। जब भी हमारा डिसोसिएशन का केस हो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिनका डिसोसिएशन 100% हो। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा ना तो अल्फा की वैल्यू बोलेगा आपको, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अल्फा की वैल्यू आपको गिवन करेगा। आपको जैसे मैंने यहाँ पे 100 रख दिया तो 99 रख बोलेगा, तो 99 रख दियो, 99/100। मेन बात क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में I की वैल्यू हमारी हमेशा n की इक्वल की वैल्यू होगी। अब n की वैल्यू पता लगाओ तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वॉन्टा फैक्टर भी आपको पता लग जाएगा। कैसे, वही देख लेते हैं एक बार। अगर ये हमारा H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये 100% डिसोसिएट भी हुआ है, तो इसने 1 मोल से कितने मोल दिया है ये बताओ। 2 तो H+ आयन दिया है और 1 SO4 दिया है, टोटल कितने दिया है इसने, 3 दिया है ना। तो इसके n की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3। मैंने n की वैल्यू आपको बताई थी अभी, क्या होती है कि 1 मोल से हमें कितने मोल प्राप्त होते हैं, तो कितने मोल प्राप्त हुए हैं 3 मोल। तो इसके लिए I भी कितना होगा H2SO4 के लिए 3 होगा। मैं बात करूँ कि HNO3, ये H+ और NO3- है और इसका अल्फा कितना है 100%। अब आपको ये नहीं समझना, जैसा आप समझोगे कि जैसे उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि 2 ग्राम HNO3 इज मिक्स्ड। अब हमें कैसे पता लगा HNO3 स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हमें तो इसका अल्फा भी पता ही नहीं, अल्फा वहाँ पे गिवन भी नहीं होता। और मतलब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस होता है ना तो अल्फा गिवन नहीं होता, बट वहाँ पे एक बात बोलता है वो, इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। जब कोई चीज़ कम्प्लीटली डिसोसिएट होती है तो उसकी अल्फा कितनी होती है 100%। अगर किसी का अल्फा 100% है तो उसके लिए I की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n के इक्वल। तो बस जो कंपाउंड है उसे डिसोसिएट कर लो और ये देख लो कितने आयन वो दे रहा है, कितने दिए इसने 1 और 1, कितने दिए 2। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2 होगी, तो I की वैल्यू भी कितनी होगी हमारी 2 ही होगी। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, जब हमारा डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन का मतलब टूटना। अब आपके पास में सपोज करो कम से कम 1 मोल है, इससे कम नहीं आप रख सकते। एक चीज़ है हमारे पास में, बस एक कम से कम है हमारे पास में, हमने H2SO4 लिया तो हम इसे कम से कम कितना ले सकते हैं 1 मोल तो कम से कम लेंगे हम।
2 या 3 4 कितना भी हो अलग बात है। अब हमारे पास में कम से कम 1 मोल है। अब कोई चीज़ अगर डिसोसिएट होगी तो वो टूटेगी, डिसोसिएट होने का मीनिंग टूटना है, और जब टूटेगी तो ये तो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा या 4 मिलेगा। तो डिसोसिएशन के केस में, इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन ऑलवेज 1। अब ये कैसे बोला मैंने, आई की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, और ये कारण क्या है, उसका रीज़न ये है कि जब डिसोसिएशन होता है अभी तो n की वैल्यू जो होती है, n की वैल्यू वो क्या होती है हमारी, ग्रेटर देन 1 होती है, और जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो i की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 ही होगी। तोड़ने का क्या मीनिंग है, कम से कम मैं एक चीज़ ले रहा, इसे कितने पार्ट में मैं डिसोसिएट करूँ, तो कम से कम मैं इसे 2 में कर सकूँ, फिर 3 4 5 6 कितनी भी हो सके। तो आई की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में 1/2 फैक्टर क्या होता है हमारा, इज ग्रेटर देन 1। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, किस केस में होती है, इनको केस ऑफ डिसोसिएशन, और वो भी डिसोसिएशन में हमारा कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, बट डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, हमेशा ही, आप देख लेना इसे। अभी हम इसे प्रूव भी कर लेंगे। चलो अब हमने पढ़ा था m थियोरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू 1। अगर किसी की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, ये डिसोसिएशन के केस में आती है ना, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, m थियोरेटिकल इज ग्रेटर देन m ऑब्जर्व्ड, मतलब हमारा थियोरेटिकल मास ज़्यादा होगा और ऑब्जर्व्ड मास हमेशा कम होगा। थियोरेटिकल मास हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ऑब्जर्व्ड मास हमारा कम होगा। किस केस में बोल रहा हूँ मैं, इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अभी कैसे हुआ, जब हमारा 1 के इक्वल होता था, ये कब होता था, ये होता है ना हमारा फॉर्मूला, ये जब हमारा ही फॉर्मूला है, और जब 1 के इक्वल होता था तो ये m थियोरेटिकल m ऑब्जर्व्ड दोनों बराबर हो जाते थे। बट अब ये 1 से भी क्या है, 1 से बड़ा है, इस वाली टर्म को इधर लेकर आया मैं, तो m थियोरेटिकल m ऑब्जर्व्ड से क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो ये तो आपको पता लग गया, बट प्रैक्टिकली कैसे पता लगता है। अब आपके पास में जैसे ये हमारी चौक थी ना, जैसे हमारे पास में चौक थी, अब इसका 1 मोल है मेरे पास में, अब मैं इसे डिसोसिएट करूँ, डिसोसिएट करने का मतलब मैं इसे तोड़ूँ, तो टूटने के बाद इसका कुछ मास क्या होगा, अलग हो जाएगा इससे, इसका कुछ मास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब ये टूटने के बाद, टूटेगा कब, जब ये अंदर चला जाएगा सॉल्यूशन में, तभी तो डिसोसिएशन का केस बोलते हैं हम। जब ये सॉल्यूशन के अंदर जाकर टूट गया तो ये अलग अलग हुआ, और जब चीज़ें टूटती है तो उनकी पावर घटती है, उनकी जो शक्ति होती है उनकी घट जाती है। पावर मतलब उनका मास क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे आप किसी चौक को तोड़ो तो उसमें से आपको फाइन पार्टिकल्स अलग गिरते हुए नजर आएंगे, तो कुछ तो मास अलग हुआ है ना, तो मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है उसके अंदर जाने के बाद। m थियोरेटिकल मतलब जो हमने सपोज करा है 20 ग्राम की चौक है, अब मैंने ये चौक इसमें डाल दी, अंदर जाती है क्या होगी, टूट गई। अगर ये टूट गई तो इसका जो ऑब्जर्व्ड मास होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर टूटती है ना तो उसका मास क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका थियोरेटिकल मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप केस सेकंड भी समझ गए होंगे। केस सेकंड में हमने पढ़ा कि डिसोसिएशन होने के बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जिनका अल्फा कितना होता है, अल्फा जिनका 100% होता है, उनके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, एन के इक्वल होती है। आई की वैल्यू कितनी होती है, एन के इक्वल होती है। और एन कहाँ से पता लगता है कि 1 मोल से हमें कितने मोल उसके ऑब्टेन होते हैं, 1 मोल से कितने मोल उसके हमें ऑब्टेन होते हैं। इस चीज़ को पता लगाते ही हमने क्या करा, आई पता कर लिया। इसी रिगार्डिंग में हमें पता लगा कि जब भी डिसोसिएशन का केस होगा आई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, क्योंकि एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, और एम थियोरेटिकल हमेशा एम ऑब्जर्व से ज़्यादा होगा। थियोरेटिकल मास बड़ा होगा और ऑब्जर्व मास हमेशा कम होगा। तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर, लेक्चर नंबर 8 के अंदर बस हम यहीं तक कवर करेंगे कि हम वॉन-था फैक्टर तक याद रखेंगे कि वॉन-था फैक्टर तक हमने कवर कर लिया है। और उसमें वॉन-था फैक्टर में हमने एक तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस कवर कर लिया है, दूसरा इन केस ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएशन का केस भी कर लिया है। और डिसोसिएशन के केस में हमने अभी तक एक ही केस किया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनका अल्फा कितना है हमारा 100%, उन केस में हम आई डायरेक्ट बता देते हैं। बट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो आई कैसे कैलकुलेट होगा ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक अच्छे से कवर करें। अभी आपको जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल करते रहें। जब इसका मटेरियल हमारे पास में आ जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और वॉन-था फैक्टर, तब इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अभी आप केवल आप बुक का मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं, अभी उसमें से पढ़ सकते हैं। बट अगर नहीं भी करोगे तो पहले जो मैंने पढ़ाया है इसे तो बिल्कुल क्लियर कर लेना। इसे क्लियर करने के बाद तब हम बुक पे भी चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ शेयर द क्लास एंड रीड केयरफुली।